प्रश्न महिलाओं से रिलेटेड है। अ, मैंने मतलब देखा है कि महिलाओं के लिए बहुत से चीज़ें की जा रही हैं, जैसे कि सती प्रथा बहुत पुरानी हो गई। जैसे अभी डावरी है, वो भी एक तरह से कुप्रथा बना दी गई है। तो वो भी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। बार बार ये आता है कि बेटी को बराबर अपने बेटे के माने। एक एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, उसको डिफ्रेंशिएट करती है। उसका उसकी जड़ तक जब मैं गया, मुझे सोच समझ करके जो समझ में आया, जो जड़ समझ में आया, वो जड़ ये समझ में आया कि बेटी तो पराई होती है। सबसे बड़ा जड़ मुझे यही लगा कि बेटी तो पराई होती है, एक दिन उसे जाना है। और शादियाँ ये एक, अच्छा जी, आप एक ऐसे आदर्श हैं, ये एक ऐसे माध्यम है। आपको जो किसी एक मज़हब के लोग आपको नहीं सुनते हैं। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई आपको सुनता है। और हर पंथ में, हर मज़हब में ये शादी होती है, और हर मज़हब में लड़की जो है वो ससुराल जाती है। तो ये इस पे आचार्य जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और आपने एक मुझे होप दी थी। आप एक तरह से आप जो चीज़ें बताते हैं, सबसे पहली चीज़ आपसे जो सीखने को मिली है, मुझे अपनी संभावना सीखने को मिली है। मुझे ये एहसास नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी जीवन हो सकता है। ये सबसे पहले सीखने को मिला आपसे। तो आपसे मैं थोड़ा-सा ये जानना चाह रहा हूँ, आपने पिछले महोत्सव में बोला था कि भाई क्यों एक बेटी किसी के यहाँ जाए, कुछ दिन आप उसके यहाँ रहो, लड़का कुछ दिन लड़के के साथ रहे, लड़की कुछ दिन लड़के के घर रहे। इस तरह दोनों लोग अपने मैनेज करके रहें, जो भी जैसा आप विचार आपने बताया था, वो चीज़ मुझे तब से कौंध रही थी। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि किसी भी बेटी को पराया ना समझा जाए पैदा होते ही? इवन लोग गर्भ में यही सोच के मार देते हैं बेटी को कि वो तो पराई है, क्योंकि उससे उन्हें कोई होप नहीं होती है। तो सबसे बेसिक आचार्य जी, आपका विचार इस पे और आपका मार्गदर्शन चाह रहे थे इस पे। देखो, धर्म में और प्रथा परंपरा में बड़ा अंतर होता है और वो अंतर करना सीखना चाहिए। बेटी को उत्थान मिले जीवन में, ये बात धार्मिक है, और बेटी को विवाह करके ससुराल विदा कर दो, ये बात पारंपरिक है। और ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इनको एक में नहीं गुत्थम गुत्था कर देते। ये दोनों बातें एक नहीं है। एक बात है इसमें से जो कभी बदल नहीं सकती, वो सनातन है, और वही सनातन धर्म है। कौन सी बात? कि बेटी है तो उसको जीवन में जो उच्चतम मिल सकता है वो मिले जरूर, ये बात सनातन है, ये बात धार्मिक है। लेकिन जो दूसरी बात पारंपरिक है, वो बदल सकती है, और यदि आवश्यकता हो तो बदली जानी चाहिए। इसको आचार्य जी आज के युग की सबसे बड़ी कुरीति क्यों नहीं हम मान सकते हैं कि आज के नहीं, युग की आज के सबसे युग बड़ी। की इसे सबसे बड़ी कुरीति इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हम जैसे हैं, हम इस तरह की चीज बार बार करते हैं, जीवन की हर दिशा में करते हैं। अभी तुम स्वयं ही कह रहे थे कि ये सब आप अलग अलग धाराएं बोलते हो, हिंदू मुस्लिम वगैरह, लेकिन बेटी को विदा करना ये हर जगह पाया जाता है। बस कुछ कबीले हैं मैट्रियार्कल जहाँ पे मात्र सत्ता, वहां पे बस ऐसा नहीं होता, बाकी तो ये हर जगह होता है। तो बात इसकी नहीं है कि तुम्हारे पास धर्म क्या है, बात इसकी है कि इंसान कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी युग का हो, वृत्ति तो उसकी वही है, मायावी ना। और जब वृत्ति मायावी है तो वो अपना हर चीज में हित खोजता है, हर चीज में अपना संकीर्ण स्वार्थ और लाभ देखता रहता है। मतलब एक समय था जब जो पूरा कमाने का काम था, या परिवार चलाने का या पेट चलाने का, वो पुरुष ही कर सकता था, क्योंकि पुरुष की ही मांसपेशियों में ताकत ज्यादा है। देखो, अर्थव्यवस्था में इस बात का बड़ा योगदान होता है ना कि एनर्जी कहां से आ रही है। अमेरिका क्यों बार बार जाके घुसा रहता है, कभी इराक में, सऊदी अरब में उसने बहुत अपना कर रखा है, ईरान में भी जाकर के घुस जाएगा। अभी रूस यूक्रेन का चल रहा है, उसमें भी जो एनर्जी वाला कोण है उसकी हम इतनी बात करते हैं कि नहीं। एनर्जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज रही है, और ये जो एनर्जी है, ऊर्जा, इसने तय करा है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, समाज और परंपराएं भी किस तरह के बनेंगे। समझो बात को। आज भी जिन लोगों के पास, जिन देशों के पास ऊर्जा है, वो अपने अनुसार तय करते हैं कि विश्व किधर को आगे बढ़ेगा, कल्चरली भी और जियोपॉलिटिकली भी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एनर्जी सब कुछ है, वही तय कर देती है कि तुम्हारी जिंदगी का क्या होना है। भारत को कई बार इतना झुकना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ऊर्जा के संसाधन बहुत सीमित हैं। जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड एनर्जी है वो हमारे पास बहुत सीमित है, उससे हमारी आधी आवश्यकताएं भी नहीं पूरी होती, बाकी काम आयात करते हैं। और जहां होती हैं उनको पाने के लिए हर कोई उतावला रहता है, और जब उसको पाने के लिए उतावले रहोगे तो उनके पास फिर शक्ति आ जाती है। अब जाओ प्राचीन काल में, वहां शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत ने क्या किया होता? पुरुष है वहां पे, उसका खेत है, वही काम करता है, तुमने कह दिया होता नहीं तू जा अब लड़की के घर रहने, तो भूख से मरे होते ना सब। तो ये परंपरा ऊर्जा के एक प्रकार के स्रोत की सीमाओं के कारण शुरू हुई थी। अब आज तो कौन अपनी मांसपेशियों से काम करता है?
भारत में तो फिर भी अभी लगभग आधी आबादी ऐसी है। अमेरिका चले जाओ तो वहां की आबादी का 2% भी नहीं है जो खेती करता हो। तो आज जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं उत्पादन के, वो बहुत बदल चुके हैं। आज ये बात बस एक पुराने अवशेष की तरह जिंदा है कि शादी होगी तो लड़की अपना घर छोड़ेगी, लड़की की तरह चली जाएगी। बहुत विचित्र बात है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि लड़की जहां रह रही हो वहां वो कोई बहुत अच्छी नौकरी कर रही हो, और लड़का हो सकता है ऐसे ही कहीं पड़ा हो, पर दोनों का विवाह हो गया। लड़की का को अपना शहर छोड़ेगी भाई, इसमें तो दोनों का ही, दंपत्ति का ही कुल नुकसान है। क्योंकि लड़की की नौकरी चली गई तो नुकसान तो फिर उसके पति का भी हुआ ना। इस बात का कोई बहुत अर्थ नहीं है कि लड़की को उसके घर से निकाल दो शादी वगैरह के बाद। और ये समझना पड़ेगा कि ये कोई धार्मिक बात नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई धार्मिक पक्ष नहीं है कि लड़की को पराया मानो और उसे घर से विदा करो। आप जीवन भर अपनी लड़की को अपने घर रख सकते हैं और ये बात पूरी तरह धार्मिक है, इसमें कोई अधर्म नहीं हो गया। अभी जो भारतीय कप्तान रही हैं महिला क्रिकेट टीम की, मिथाली राज, तो वो रिटायर हुई। बड़ा लंबा चौड़ा उनका कैरियर रहा, बड़े उनके नाम कीर्तिमान है। तो अविवाहित हैं वो, 40 करीब की हो रही हैं। तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि आपने शादी नहीं की, आपको कुछ लगता नहीं? बोली जब मैं 24-25 की थी तब मुझे भी लगता था कि मैं भी कर लूं, पर अब जब मैं 40 की हो रही हूं और मैं उनकी हालत देखती हूं जिन्होंने कर ली है, तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूं कि मैंने शादी नहीं करी, मैं बच गई। और ये बात कोई आम महिला नहीं कह रही है, ये भारत ही नहीं विश्व की एक अग्रणी महिला खिलाड़ी कह रही है, जो भारतीय टीम की बड़े लंबे अरसे तक कप्तान रही, बहुत उनके कीर्तिमान कर। तो पहली बात तो ये कि जिसको आप पारंपरिक तौर पे विवाह की संस्था कहते हैं, वो आज कोई इतनी अनिवार्य रह नहीं गई है कि आप अपनी लड़कियों को धक्का ही देते रहे कि शादी करो शादी करो। नहीं कर रही शादी ज्यादा सुखी है, सौभाग्य है उसका कि नहीं कर रही शादी। और अगर शादी कर भी रही है तो कृपा करके उसे अपने घर से बेदखल मत करिए। आज आर्थिक तौर पे लड़की लड़का दोनों बराबर है, बराबर के अवसर हैं कम से कम। तो यदि बराबर है तो लड़का भी आ सकता है उसके यहाँ रहने के लिए, कुछ समय वो आ जाए रहने, कुछ समय वो चले जाए, बाकी समय दूर दूर रहो, अलग रहो, शांति रहेगी ज्यादा। जरूरी है एक ही घर में घुसे हुए हो। प्रेम भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा। हाँ, प्रेम भी रहता है उसमें, वो प्रेम या जो भी है वो रहता है। पर ये बात तो वैसे भी बड़ी विचित्र है और गंधाती हुई बात है कि तुमने एक आदमी एक औरत को पकड़ा और उनके लिए अनिवार्य कर दिया कि अब एक घर में घुस जाओ। काहे को घुस जाओ? वो भी उनके लिए अनिवार्य कर दिया कि एक ही कमरे में रहना है। क्यों रहना है? क्यों रहना है? अपना अपना अलग अलग ठिकाना रखो, जब लगे कि मिलना है तो मिल लो, नहीं तो ठिकाने अपने अलग अलग ही रखो। बहुत ज्यादा दुनिया में कलह और क्लेश बच जाएगा अगर ये छोटी सी बात जवान लोग समझ लें। तुम्हारी निजता का बहुत मूल्य होता है। जैसे भीतर कुछ होना चाहिए जिसे कोई स्पर्श ना कर सके, उसी तरीके से बाहर भी तुम्हारे पास एक जगह होनी चाहिए जो तुम्हारी है, जिसमें कोई दूसरा अधिकार पूर्वक घुसा नहीं चला आ रहा। हमें खाली स्थान चाहिए होता है, भीतर भी और बाहर भी, स्पेस जो हमारा होना चाहिए। मौत को याद रखना होता है ना, बीवी के साथ मरोगे क्या? जब मरना अकेले है तो जी अकेले क्यों नहीं सकते बाबा? अकेले जीना सीखो, दूसरे से उतना ही मिलो जितने में मधुरता बनी रहे। ये 24 घंटा लिपटा चिपटी और सूंघने में और एक ही दूसरे की शक्ल देखने में कुछ नहीं रखा है। इसमें सिर्फ सर फूटते हैं और जीवन नर्क होता है। जब तुम अकेले होते हो तो भीतर बहुत कुछ ऐसा है फिर जिसको विकसित कर सकते हो। दूसरा कितना भी निकट हो, कितना भी प्यारा हो, दूसरा दूसरा ही होता है। तुम अस्तित्व का विधान नहीं बदल सकते, दूसरा तो दूसरा ही होता है। हाँ, प्रार्थना मेरी कि जो दूसरा है उससे तुम्हारा प्रेमपूर्ण संबंध रहे, लेकिन कितना भी प्रेम कर लो, दूसरा तुम्हारे लिए परमात्मा तो नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। दूसरा तो दूसरा ही रहेगा, एक साधारण सांसारिक प्राणी, चाहे वो पति हो, तुम्हारा पत्नी हो, कोई हो, माँ हो, बाप हो, कोई हो। तो ये यथार्थ याद रखना चाहिए। जितने अभिभावक बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, लग मत जाया करिए कि 22-24 साल की लड़की हुई नहीं कि उसको कोचने लगे कि चल चल शादी कर, बाहर निकल। कितनी अपमानजनक बात है ना। पीछे पड़े हो उसके, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, जैसे चेकआउट टाइम हो गया उसका और उसने अभी भाड़ा नहीं दिया है। होटलों में करते हैं, पहले तो बड़ी विनम्रता से पूछेंगे, फिर 1 घंटे बाद थोड़ी कम विनम्रता से, फिर उसके बाद सीधे दरवाजे पे दस्तक होगी, सर लगेज। तो उसका भी तुम बिल्कुल लगेज तैयार रखते हो बांध बूंद के कि अब बस अब हो गई है 24-25 की, बाहर फेंक दो इसको। तुमने ही पैदा किया है और कहते हो कि प्रेम है, तुम्हारी बेटी है, काहे को उसको फेंकने को तैयार बैठे हो? उसको सही शिक्षा दो, सही पालन पोषण दो। अगर वो तैयार है आपके घर में रहने को तो उसे घर में ससम्मान रखो। संभावना यही है कि बेटे से ज्यादा काम आएगी।
और विवाह हो भी जाए तो भी ये मत कह दो कि अभी पराई हो गई, अब तू निकल यहाँ से। विवाह हो भी जाए तो अगर घर में उसका कमरा है तो उसी का रहना चाहिए। वो जब चाहे उसमें रह सकती है, महीनों चाहे महीनों रह सकती है, और उसका पति भी चाहे तो पति भी आके रह सकता है। ये सब पुरानी परंपराएं कि हाँ हाँ घर जमाई कहलाएगा, या कि पिता फिर जो उसकी बेटी का घर होता है वहां जाकर के नहीं रहता, कि वहां पानी नहीं पी सकते। ये छोड़ो, ये क्या, ये देखिए अनुसी बातें। अगर सही लड़के से तुमने शादी करी है अपनी बिटिया की, तो तुम उस लड़के के घर जाके नहीं रह सकते। क्या हुआ उस लड़के को? छूत की बीमारी है? तुम कह रहे हो बेटी के घर जाके नहीं रह सकते। बेटी के घर में बेटी तो तुम्हारी है, तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं। बेटी के घर में जो दूसरा व्यक्ति है वो तुम्हारा दामाद है। कह रहे हो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, तो जरूर उस दामाद को कोई बीमारी है कि पानी में भी वो बैक्टीरिया घुस गया है कि पी नहीं सकते। तो ऐसे फिर तुमने खराब आदमी से बेटी की शादी करी काहे को? तुम्हारा दामाद तो ऐसा होना चाहिए ना जिसके साथ समय बिताने में तुमको भी आनंद आए। तो उसके घर क्यों नहीं जा सकते? वो तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकता? रह क्यों नहीं सकता? महीनों क्यों नहीं रह सकता? बात आ रही समझ में? इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मेरी भी बहन है, वो जैसे आपने बोला ना कि घर पे वो 2 दिन 4 दिन भी आ जाती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी पराई का सामान छू रही हैं या सामान ले रही हैं। कुछ भी सामान अगर जो उन्हें वैसे भी लेना होता है तो पूछ के लेती हैं। नहीं, उसकी बहुत बड़ी वजह दहेज है। वो इतना सारा दहेज पहले चला गया होता है उसके साथ कि उसको भी पता होता है कि अब जो बचा है वो भाइयों का है, उसमें मैं हाथ कैसे लगाऊं। वो इतना सारा लेके गई है कि वापस आती है कहती है अब थोड़ा बहुत बचा है घर में, बाकी तो घर लुट गया पूरा। अब जो बचा है उसको भी कैसे छू दूं? तो उसको भीतर से अपराध भाव आ जाता है। ये दहेज वगैरह क्या मतलब, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। दहेज का मतलब क्या हो? आज दहेज का क्या अर्थ है? एक समय पे जानते हो दहेज का एक अर्थ होता भी था। तब ये होता था कि ये जो लड़की है, ये कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो है नहीं इकोनॉमी में, ठीक, ये घर देखती है बस, और उसके बाद संतानें जनती है। तो अभी तक हम इसको खिलाते थे। अब पति के यहाँ जा रही है, पति के यहाँ अचानक एक सदस्य बढ़ जाएगा, एक ऐसा सदस्य बढ़ेगा जो कमाऊ नहीं है, तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। उनका खर्चा बढ़ जाएगा तो हम पीछे से कुछ सामान दे के भेजते हैं ताकि कुछ दिन तक वो खर्चा हम चला लें। ये लड़की का बाप कहता था कि भाई अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा, पहले इसका खर्चा मैं उठाता था, अब तुम उठाओगे, तो मैं कुछ दे के भेज रहा हूं कि 2 महीने 4 महीने जब तक ये वहां पर ठीक से इसका संयोजन नहीं हो जाता तब तक तुम इसका खर्चा मैं ले लेता हूं। ये बात तब होती थी, आज क्यों है ये बात? ये दहेज का क्या अर्थ है? बल्कि बहुत अपमान की बात है ना। मैंने पूछा था एक बार, मैंने कहा था कि अगर कोई लड़की पैसा लेकर के किसी लड़के के साथ हो जाती है तो तुम कहते हो वेश्या, और लड़का जब पैसा लेके लड़की के साथ हो जाता है तो तुम कहते हो दूल्हा। ये बात कैसे ठीक है? बड़े अपमान की बात है कि ये तुम शादी कर रहे हो और उसके लिए कहो कि मुझे पैसा चाहिए। आचार्य जी, एक और थोड़ा-सा पूछना चाह रहा हूँ मैं, मतलब उसमें ऐसा है, लड़की जैसे ही एक समझदार उस पे आती है, तो उसके दिमाग में ये एक तरह से प्रेशर बनता जाता है कि उसकी शादी होगी, उसे बाहर जाना है। ये प्रेशर 14 से लेकर के एक तरह से 25 साल तक उसके अंदर एकदम बम की तरह से एकदम प्रेशर की तरह फूटता रहता है। वो उस घर जिस घर में वो रहती है, वो साइकोलॉजी मतलब मानसिक तौर पे वो अपना घर जैसे मानते ही नहीं हैं। उनके ऊपर जैसे अजीब, मैंने कई लोगों की वो परिस्थितियाँ सुन। ये सब है, लेकिन ये सब अगर माँ बाप जागरूक हों तो तुरंत बदल भी जाता है। ये सब ज्यादा अभी भी उन्हीं घरों में पाया जाता है जहां माँ बाप भी एकदम सोए किस्म के हैं, अंधेरे में जीने वाले। बहुत बड़ी तादाद में अब ऐसे जागरूक घर निकल के आ रहे हैं जहां बेटियों को सम्मान भी है, आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी हैं, और जहां बेटियां पराया नहीं अनुभव करती। ऐसे भी घर अब बहुत हैं। धन्यवाद आचार्य जी।